नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रसायन विज्ञान का तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम रसायन विज्ञान में पदार्थ के बारे में पढ़े थे, है ना। पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ये हम आपको कल समझा चुके थे, बता चुके थे। उसी तरह से हम इसमें यहाँ पर परिभाषा लिख दिए हैं। परिभाषा को समझिएगा, एक बार पढ़कर बता देते हैं, उसके बाद अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पदार्थ के भौतिक अवस्था के आधार पर, ये जो बातें हैं किसके आधार पर है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था, है ना, भौतिक अवस्था के आधार पर ध्यान दीजिएगा। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है या फिर वर्गीकरण किया गया है। समझेंगे। जैसे हम सबसे पहले लिखे हैं ठोस। ठोस यानी कि सॉलिड, है ना, सॉलिड। तो पदार्थ का वह अवस्था जिसमें उसके आकार, है ना, जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ना तो उसका आकार बदलता है, ना ही उसका आयतन बदलता है। चाहे उसको कहीं भी रख दें, किसी भी बर्तन में उसको रख देंगे तो उसका आकार और आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। उसे ठोस कहते हैं। किसे, यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है, नहीं बदलता है, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ के ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक मजबूत रहता है। हम पहले वीडियो में बताए थे कि अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण कोई भी पदार्थ जो है बना हुआ है, यानी उसके अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल लगता है, हम बताए थे। तो यहाँ पर ठोस पदार्थ में जो होता है अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक लगा हुआ होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, कठोर होता है और मजबूत रहता है, उसे तोड़ने में मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अणुओं के बीच बहुत आकर्षण बल, बहुत अधिक अंतराण्विक आकर्षण बल लगा हुआ है, एक दूसरे से सटा हुआ है, जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद पढ़ेंगे द्रव के बारे में। ये ठोस हो गया, उसका द्रव। द्रव का इंग्लिश क्या होता है, लिक्विड होता है ना। तो पदार्थ का वह अवस्था जिसमें उसके आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित। कहने का मतलब हुआ आयतन जितना जगह वो एक गिलास में लेगा उतना ही जगह कटोरा में, लोटा में या फिर उसको बाल्टी में डाल देंगे, आयतन वही रहेगा, लेकिन उसका आकार यानी शेप उसका बदलते जाएगा। चाहे इसको अगर ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास का आकृति ले लेगा, कौन, लिक्विड ग्लास का आकृति ले लेगा। अगर हम द्रव को डालेंगे, अगर हम उसको डाल दिए थाली में डाल देंगे, प्लेट में डाल देंगे, जैसा प्लेट है वैसा आकृति ले लेगा, यानी कि उसका आकृति क्या होता है, अनिश्चित होता है, बदलते रहता है। आकृति यानी कि आकार क्या होता है, अनिश्चित। आकार अनिश्चित होता है, निश्चित क्या होता है, आयतन निश्चित होता है ना। उसे द्रव कहते हैं, जिसका वैसे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आयतन निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं, उसे द्रव कहते हैं, है ना। द्रव अवस्था में अणुओं के बीच का अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है ना। ठोस की अपेक्षा यानी ठोस से कम क्या होता है, तो अंतराण्विक आकर्षण बल इसके अणु के बीच, यानी कि द्रव के अणु के बीच जो होता है आकर्षण बल इससे कम होता है। इससे कम होने के कारण तो हम पानी को कहीं भी अगर रखा हुआ था उसको हाथ से भी उठा सकते हैं, हाथ में वैसे उठा लेते हैं। क्या जो कठोर चीज है, ठोस, उसको उठा पाएंगे, क्यों नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि द्रव से अधिक इसका अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, किसके बीच, अणु में, है ना। तो यहाँ पर ठोस से कम किसका होता है, द्रव का कम होता है, तभी तो हम पानी को आराम से जहां से मन होता है जहां से उठा लेते हैं, जहां से मन होता है काट के अलग कर सकते हैं उसको, क्योंकि अणु के बीच आकर्षण बल अधिक है ही नहीं, कम है। किससे कम है, ठोस से कम है ना। तो अंतराण्विक आकर्षण बल कम रहेगा, तो उसके अणु के बीच जुड़ाव कम रहेगा, कम बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा वो। हाँ, उसके बाद पढ़ेंगे गैस के बारे में। क्या है, गैस। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है। दोनों देखो, आकार और आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। अनिश्चित करने का मतलब क्या हुआ, ये आकार वो जैसा बर्तन में रखेंगे वैसा आकार ले लेगा, सबसे बड़ी बात। और आयतन क्या रहेगा, आयतन में क्या रहेगा, अनिश्चित। जैसे किसी यहाँ पर अगर किसी गैस को आप, जैसे कि गैस LPG गैस है ना, खाना बनाने पर जो गैस होता है, उसको अगर यहाँ पर हम खोल देंगे तो जितना बड़ा रूम है पूरा रूम में फैल जाएगा, यानी कि पूरा वो जगह ले लेगा। अगर इससे भी बड़ा हॉल है,
है, अगर उसमें हम छोड़ देंगे तो पूरा उसका भी पूरा एरिया ले लेगा। जैसे कि खिड़की दरवाजा सब जगह पे छोटा छोटा जगह है जहाँ पे वहाँ पे भी चल जाएगा। यानी कि ये एक तो आकार वो ले लिया, जैसा आकार है रूम का वैसा ही आकार ले लिया। उसको अगर छोटा सिलेंडर में रखते हैं, सिलेंडर का जैसा आकार है, गोल सिलेंडर है तो गोल सिलेंडर तो पूरा आकार ले लेगा उसका। अगर वो क्यूब की तरह है, वो सिलेंडर क्यूब की तरह है तो क्यूब की तरह ही ले लेगा, है ना। यानी कि उसका आकार बदल रहा है, आकार के साथ साथ उसका आयतन भी बदलता है ना। आयतन यानी कि बदलना, इसका मतलब क्या, अनिश्चित है, निश्चित नहीं, आकार और आयतन निश्चित नहीं है। ऐसे याद रखेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। आकर्षण बल सबसे कम होने के कारण ही इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है ना। आकार आयतन अनिश्चित करने का मतलब हुआ कि अगर उसके बीच में अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं हो फिर तो वो स्वतंत्र रहेगा, जिधर मन होगा उधर भागेगा, है ना। एक दूसरे को हवा में उड़ने लगेगा, इधर उधर भागने लगेगा। जैसे कि बात करते हैं, इसके बीच में कोई बल ही नहीं, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, किसी प्रकार का बल ही नहीं है, तो बताओ एक दूसरे को खींचेगा, नहीं खींचेगा, एक दूसरे स्वतंत्र। जब इसको छोड़ दो वो भागने लगेगा, है ना। अब गैस को तो खुला बर्तन में रख भी नहीं सकते क्योंकि इसके बीच आकर्षण बल, अंतरांगिक आकर्षण बल है ही नहीं, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, दूर दूर भागेगा। यानी गैस, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। अब ये बताए थे हम पदार्थ की अवस्था, है ना। 3 अवस्था बताए थे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जैसे कि अधिकांश पदार्थ, जितना भी पदार्थ है उसमें से ज़्यादा पदार्थ जो है 2 अवस्था में उसको बदला जा सकता है, या फिर उसको गर्म करके या उसको ठंडा करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, अवस्था में उसका बदलाव लाया जा सकता है। जैसे अगर वो ठोस में है तो उसको द्रव में ला सकते हैं, अगर वो द्रव में है तो उसको गैस में बदल सकते हैं, है ना। अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, अगर गैस में है तो द्रव में बदल सकते हैं, है ना। द्रव में है तो उसको ठोस कर सकते हैं। इस तरह से हम उसके अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं अवस्था में परिवर्तन क्या है। जैसे यहाँ पर तो दिया हुआ है, अधिकांश पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ठोस, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई सॉलिड बर्फ है ना, बर्फ है, इसको जब गर्म करेंगे तो ये गलने लगेगा। इसको गर्म करने, जैसे ठोस अगर बर्फ है तो या तो रूम टेम्परेचर या फिर कहीं पर भी हवा अगर वातावरण छोड़ देते हैं तो क्या होता है, गलने लगता है। तो गल के किस रूप में आ जाता है, द्रव रूप में आ जाता है ना। हर ठोस को अगर हवा में ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गलने नहीं लगता है। कुछ ठोस ऐसे हैं, बहुत से ऐसे ठोस हैं जिसको अगर हम गर्म करेंगे तभी वो गलेगा, तभी वो द्रव में बदलेगा। जैसे हम बात करते हैं आयरन की, बात करते हैं लोहा की, तो लोहा को जब हम गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट देंगे उसमें, तो वो गलने लगेगा। गर्म करने के बाद गलेगा तो क्या बन जाएगा, वो द्रव में बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम तीनों अवस्था को पढ़ेंगे, तीनों अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, ठोस से द्रव और द्रव से गैस कैसे बदलता है। तो सबसे पहले जब ठोस को गर्म करेंगे तो वो गलने लगेगा, इसको गलने लगेगा और गलने के बाद द्रव में बदल जाएगा, है ना। अब जब द्रव को और गर्म करेंगे और ज़्यादा हीट करेंगे इसको, इसका क्वथन होने लगेगा। क्वथन मतलब उबलना स्टार्ट कर देगा, ये उबलने लगेगा, खोलने लगेगा, है ना। जैसे उबालते हैं कोई चीज़ को, तो उबालेंगे तो किस में बदल जाएगा, वो गैस अवस्था बदलने लगेगा। जैसे पानी को ही उसको लिक्विड फॉर्म, द्रव फॉर्म में है, उसको गैस पर चाह उसको गर्म करने लगेंगे तो उबलना स्टार्ट करेगा, उबलेगा और उसके ऊपर वाष्प निकलने लगेगा। तो वाष्प जो है क्या है, गैस है। यानी कि द्रव जब उबलने लगता है, उसको जब गर्म करते हैं तो उबलने लगता है, तो वो गैस अवस्था मानने लगता है। यानी क्या किए, जब गर्म किए तो क्वथन हुआ, क्वथन यानी उबलने लगा तो क्या बन गया, गैस। यानी कि एक अवस्था से दोनों अवस्था में परिवर्तन, ठोस को गर्म किए द्रव में बदल गया, द्रव को गर्म किए गैस में बदल गया। अब गैस को क्या कर रहे हैं, ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे, यानी कि संघनन होगा। क्या होगा, गैस को जब ठंडा करेंगे तो संघनन होगा, और संघनन होकर क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। गैस को ठंडा करेंगे तो पहले द्रव बनेगा, और द्रव को जब ठंडा और करेंगे तो ये जमने लगेगा, क्या हो जाएगा, इसको हिमीकरण भी कहा जाता है। द्रव को जब ठंडा करेंगे तो ये जमने लगेगा, जम के क्या बन जाएगा, वो ठोस बन जाएगा। जब वो जम जाएगा तब ठोस बन जाएगा, यानी कि हिमीकरण मतलब क्या होता है, जमना, है ना, जमने लगेगा। तो यही अवस्था को हम, किसी पदार्थ की अवस्था को हम इसी तरह से बदल सकते हैं। जिस तरह से हम बनाए हैं उसी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। ऐसे अगर डिफिनेशन भी हमको देना है, गलन का डिफिनेशन परिभाषा देना है, क्वथन का देना है, संघनन का देना है, जमना, तो इस सब का डिफिनेशन इसी के द्वारा आप समझ सकते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी
ठोस अवस्था को, है ना, किसी ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया जो होती है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं, है ना। ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। हो गया। उसके बाद द्रव अवस्था से किस अवस्था में बदल रहा है? गैस अवस्था में। यानी कि द्रव अवस्था से किसी पदार्थ को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्वथन कहते हैं। हो गया। अब बोलेगा संघनन का परिभाषा, तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ है ना, गैस से क्या बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है, ठंडा कर रहे हैं। तो गैस से किसी पदार्थ, यानी कि गैस पदार्थ से द्रव पदार्थ में, है ना, गैस किसी ठोस, यानी किसी गैस पदार्थ को किस अवस्था में? द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया, किसी गैस पदार्थ को द्रव अवस्था में लाने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, है ना। उसके बाद द्रव को और ठंडा करेंगे, है ना, पानी को और ठंडा करेंगे, लिक्विड को जब उसको ठंडा करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा? ठोस, यानी कि वो जमने लगेगा, और जम जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? जमना, या फिर इसको क्या बोलते हैं? हिमीकरण। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, जमना, है ना, जमने लगेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम इसका सबका डिफिनेशन लिखा देते हैं। ठीक, अब देखेंगे सबका परिभाषा ले लिए हैं, है ना। गलन, क्वथन, जमना, संघनन, इसका हम परिभाषा ले लिए हैं। और इसी ये जो आप अभी बनाए थे स्ट्रक्चर जो आप बनाए हैं, ठोस से द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में कैसे बदलता है, गैस से द्रव में बदलता है, और द्रव से ठोस में बदलता है। तो ये जो बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं ना, जो प्रक्रियाएं होती है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं? जैसे हम ठोस से द्रव में बदल रहे हैं, तो ठोस से द्रव में बोले तो कौन सी प्रक्रिया करेंगे जिससे ठोस से वो द्रव में बदलेगा, है ना। तो यहाँ पर उसका डिफिनेशन क्या लिखे हैं कि और ठोस से द्रव में कब बदलेगा? तो गलन, यानी ठोस से द्रव में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? गलन। चाहे वो आप उसको जैसे भी गलाइए, है ना, जैसे भी करके उसको द्रव में बदलिए, ठोस से द्रव में बदलिए, वो जो बीच में जो प्रोसेस कीजिएगा, जो प्रक्रिया कीजिएगा, उसी को क्या बोलते हैं? हम गलन कहते हैं। जैसे गलन का इंग्लिश क्या होता है? मेल्टिंग। हाँ, इसका डेफिनेशन याद रखिए, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवन या पिघलना कहते हैं। इसको गलन भी कहते हैं, द्रवन। द्रवन क्यों कहते हैं? क्योंकि ठोस से वो द्रव रूप में बदल रहा है ना, ठोस से द्रव रूप में बदल रहा है, इसलिए उसको क्या बोल दिए? द्रवन बोल दिए। उसके बाद उसको क्या पिघला रहे हैं, क्या हो गया? पिघलना बोलते हैं, है ना। तो यहां से पता चला किससे? ठोस से किस में जा रहा है? वो द्रव में जा रहा है। इसको गर्म करेंगे, ठोस को गर्म करेंगे, किस में बदल रहा है? वो द्रव में बदल रहा है। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को ही गलन कहते हैं। इसको थोड़ा सा डिफिनेशन लगना चाहिए कि परिभाषा लिखें, उस तरह से हम लिख दिए तो समझा दिया आपको। आप समझ के आप कैसे बनाइएगा परिभाषा, वो आप पे डिपेंड करता है। आप कितना बढ़िया से, जितना बढ़िया से आप लिखिएगा, आपका उतना सटीक आंसर सही जाएगा। ठीक है, तो गलन का परिभाषा क्या लिख दिया? किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवन या पिघलना कहते हैं। गलन, द्रवन या पिघलना कहते हैं। उसके बाद होता है क्वथन। जब द्रव से गैस में जाते हैं, द्रव से जब गैस में जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? क्वथन। यानी जब बोलेंगे जब किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदला जाता है, तो उसमें जो प्रक्रिया होती है, उसके भी जो प्रोसेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम क्वथन बोलते हैं। क्या बोले? किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से, है ना, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से किस अवस्था में? गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को, गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं। क्वथन या उबलना कहते हैं। उसके बाद जब गैस बन गया तो गैस को क्या करेंगे? और गैस को बोलेगा और गर्म, गैस को गर्म करना, गैस से रहेगा, उससे आगे कुछ नहीं बनेगा फिर, है ना। गैस को जब ठंडा करेंगे, इधर तो गर्म करेंगे तब गैस तक पहुंचा ना, ठोस से द्रव में बदला, गर्म किए तब, है ना, द्रव को गर्म किए तो गैस में बदला। गैस को क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। जब गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगा। तो इसके बीच जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको ठंडा कर, तो ठंडा कर रहे हैं तो उसको, उसके बीच में जो क्रिया हुआ उसको क्या बोलेंगे? यानी गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को, है ना, गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को, है ना, किस अवस्था? यानी कि द्रव अवस्था से, देखिए, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। क्वथन, है ना, क्वथन। अब हम गैस के बारे में पढ़ रहे थे,
किसके बारे में? हाँ, संघनन। हाँ, गैस से किसमें बदल रहे हैं? द्रव में बदल रहे हैं। हम इसका क्वेश्चन का परिभाषा हम पहले बता चुके थे, फिर से हम उसको रिपीट कर दिए थे, सॉरी। हम गैस का बता रहे थे ना कि गैस से किसमें बदल रहे थे? हम द्रव में बदल रहे थे। तो क्या बोलेंगे? संघनन। तो यहाँ पर हमको पढ़ना ये वाला, देखिए कंडेंसेशन है ना, कंडेंसेशन यानी गैस को जब ठंडा करेंगे तो किसमें बदलेगा? वो द्रव में बदलेगा। किसी पदार्थ की गैस अवस्था से द्रव अवस्था में ना, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। गैस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। उसके बाद क्या है? हिमीकरण यानी कि जमना। हिमीकरण मतलब क्या होता है? जमना। यानी कि जब द्रव को ठंडा करेंगे, फ्रीज में रख देंगे ना, फ्रीजिंग कर देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? वो जम जाएगा। जम जाएगा यानी क्या बन जाएगा? वो ठोस बन जाएगा, है ना। उसके अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाएगा। किसी भी चीज को जब ठंडा किया जाता है तो उसके बीच के अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि उसके अणुओं के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो बढ़ जाता है ठंडा करने पर। और गर्म करने पर उसके बीच अणुओं के बीच जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो कमजोर हो जाता है। और कमजोर होने के कारण उसके अणु जो होते हैं दूर दूर हो जाते हैं। और जैसे जैसे दूर होते हैं वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो बदलते चल जाता है। जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदला होगा, तो कैसे बदला होगा? जब ठोस को हम जब गर्म किए, है ना, ठोस को जब गर्म किए तो उसके अणुओं के बीच जो है अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो गया। और अंतराण्विक आकर्षण बल जब कम हो गया तो उसके अणु जो है दूर दूर जाने लगे। और दूर दूर जाने के बाद जब वो द्रव में बदल गया, कुछ दूर गया तो यहाँ तक जब गया होगा तो उसको क्या बोले कि द्रव हो गया। उसके बाद जब द्रव को और गर्म किए तो उसके अंतराण्विक आकर्षण बल और कमजोर पड़ गया। इसके कारण वो और दूर दूर जाने लगे। और जैसे जैसे दूर गया अंतराण्विक आकर्षण बल और कमते गया। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? गैस अवस्था में बदल गया। अब गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। जब कब बदलेगा? जब उसको ठंडा करेंगे। फिर यहाँ तक तो गर्म कर देंगे, अब ठंडा करते हैं तो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। उसको क्या बोलते हैं? संघनन। अभी बताया कि किसी पदार्थ की गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। हो गया यहाँ तक संघनन। अब द्रव अवस्था से भी बता दें, द्रव अवस्था से एकदम समझना है बाबू, एकदम समझना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा आप समझ लीजिए, बस ये दिमाग में रखिए कि ठोस को द्रव में कैसे बदलेगा। जब ठोस को क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे उसको, तो ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया, जिसको गला रहे हैं तो गलन कहेंगे, है ना। यहाँ पर क्वथन होगा, है ना। द्रव को क्या करें? गैस में बदल रहे हैं तो क्वथन। क्वथन को क्या बोलते हैं? उसको उबालना भी कहते हैं, है ना। उबालना भी कहते हैं उसको, है ना। उसके बाद हम क्या हिमीकरण बताते हैं। हिमीकरण में क्या होगा? द्रव से ठोस में बदलता है। तो द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया, देखो किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। जमना जैसे फ्रीजिंग, अरे इंग्लिश से ही पता चल रहा है, वो फ्रीजिंग। फ्रीज में रखेंगे क्या? ठंडा हो जाएगा, वो जम जाएगा। और जम जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। उसके अंतराण्विक अणुओं के बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो मजबूत हो जाएगा। मजबूत होने के कारण वो मजबूत भी हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं जल्दी, है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद इसके आगे फिर हम देखेंगे, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम जैसे कि क्वथन कितना टेम्परेचर देंगे किसी पदार्थ में। देखिए जितना भी अलग अलग पदार्थ है सबके लिए अलग अलग हीट ऊर्जा होता है। अलग अलग हीट दीजिएगा ना, गर्मी दीजिएगा ना, तब वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा? द्रव अवस्था में बदलेगा। जैसे हर चीज़ को अगर हम पानी की बात करते हैं ना, पानी को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाते हैं तो वो वाष्प में बनने लगता है। पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है तो उबलने लगता है। उबलने के बाद देखिएगा कि वो जैसे उबलेगा उसके ऊपर से वाष्प उड़ने लगता है ना, पूरा सतह से वाष्प, यानी कि किस अवस्था में बदलने लगा? गैस अवस्था में बदलने लगा है ना। उसके बाद बात करते हैं कि ठोस द्रव में। अब बर्फ की बात करते हैं। बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहुंचता है उसके नीचे जाने लगता है तो बर्फ में बनने लगता है। और 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेगा, टेम्परेचर देंगे तो किस अवस्था में? द्रव अवस्था में बदलने लगेगा, है ना। समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए डिफिनेशन को ऐसा से। उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग वीडियो को, यानी कि आपको अगर समझ में आया तो हमको बार बार बोले, इसके पहले भी लेक्चर बनाया तो उसमें आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। आप अगर कर दिए हैं तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। और दोस्तों को भी भेजिए और बताइए कि अगर समझ में आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
ठीक है, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो रोज़ अगर लगातार वीडियो देखते हैं तो हम आशा करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि आपको जो है जो बता रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल है, ये आपको जो है अभी नहीं 7, 8, 9, 10, 11, 12 पीछा छोड़ने वाला नहीं, आगे हर समय बेसिक है, वो बेसिक जैसे कि आपको बोल दिया जाए बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, ये सब के बारे में अगर जब इसके बारे में सही से जानिएगा नहीं तो आगे फिर पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको बेसिक बहुत बढ़िया है, आप अगर इस बेसिक को अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपको आगे जाके भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि 9th 10th में भी अगर बेसिक ही बता देंगे, 9th 10th में हमको भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगा, हम समझा देंगे, वहाँ पर भी बताएंगे हम, लेकिन यहाँ पर अगर पढ़ लेते हैं तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। वहाँ पर भी सब चीज़ बताएंगे, जब हम सिलेबस में लेके जाएंगे तो सिलेबस नहीं चल रहा है, ये जो है सब के लिए है ना। बताए थे शुरू में वो आपका हेडिंग लिखा हुआ है, जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हम लिखते यूट्यूब पर जब डालते हैं तो उसमें हम लिख दिए हैं, टॉपिक का नाम ही दे दिए हैं कि आज जो केमिस्ट्री है सब के लिए, ये केमिस्ट्री सब के लिए, सब पढ़ सकता है, चाहे 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो समझ सकता है सभी लेवल के लिए हम पढ़ा रहे हैं, बेसिक है बाबू, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।